हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, हमारा ये वीडियो जो हमारी क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है उसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। 16 नंबर तक का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व कराया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो 16 नंबर का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वहां से लेकर और 17 नंबर के दोनों क्वेश्चन आज आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेजफुल है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आदित्य, अंकिता और उषा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का विभाजन क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में करते हैं। उन्होंने 31 मार्च 2017 को फर्म का विघटन किया। इस तिथि को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। चिट्ठा दिया हुआ है। चिट्ठे के दायित्व साइड में है, देखिए पूंजी आदित्य की, अंकिता की और उषा की, तीनों की 8,000 रुपए है ना, 8,000 रुपए तीनों की पूंजी है और लेनदार है 16,000 रुपए के। चालू संपत्तियां, स्थायी संपत्ति और रोकड़, ये संपत्ति साइड में दिया हुआ है 10,000, 25,000 और 5,000 रुपए के हैं। संपत्तियों से उनके पुस्त मूल्य से 10% कम वसूल हुए। समापन व्यय 250 रुपए हुए जो नकदी चुका दिए गए। एक संदिग्ध दायित्व के लिए 150 रुपए का भुगतान किया गया जिसके लिए पुस्तकों में कोई व्यवस्था नहीं थी। वसूली खाता एवं रोकड़ खाता बनाइए। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जब बनता है तो आपको मालूम है कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको जो बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस बैलेंस शीट के एसेट साइड, संपत्ति की ओर जो जो संपत्तियां दी हुई हैं उनमें रोकड़ और बैंक को छोड़कर, रोकड़ और बैंक अगर है तो उसके अलावा बाकी संपत्तियों को हम इसके डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहां 2 प्रकार की संपत्ति है, चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति। तो चालू संपत्ति हमने डेबिट साइड में लिख लिया और स्थायी संपत्ति भी हम डेबिट साइड में लिख लिया। फिर चलते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। दायित्व की ओर पूंजी दिया हुआ है और लेनदार दिया हुआ है। तो वसूली खाते के क्रेडिट में जो बाह्य दायित्व होता है, बाहरी लोगों का जो दायित्व है वो हम यहां वसूली खाते के क्रेडिट में दिखाते हैं। बाहरी लोग मतलब लेनदार, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर 16,000 रुपए है वो यहां पर हम दिखाएंगे। तो ये तो आपने बैलेंस शीट से ले लिया। अब इसके बाद देखिए सूचना क्या क्या दी हुई है, ध्यान से देखिए। प्रश्न में लिखा है कि संपत्तियों से उनके पुस्तक मूल्य से 10% कम वसूल हुआ। ठीक है, जो चालू संपत्ति थी और जो हमारी स्थायी संपत्ति थी उन दोनों संपत्तियों का विक्रय किया गया और विक्रय से हमको कितनी राशि मिली, तो 10% कम पे हमें उनकी वसूली हुई है। जो वसूली होती है तो जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाता से। तो वसूली खाता क्रेडिट हुआ तो वसूली खाते के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता को बाय कैश अकाउंट, और चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति दोनों से जो अमाउंट मिला है वो यहां पर दिखाएंगे। तो चालू संपत्ति थी 10,000 रुपए की, 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपए कम मिला तो कितना मिला, 9,000 रुपए मिला। स्थायी संपत्ति 25,000 रुपए की थी, उसका भी 10% कम मिला, मतलब कितना मिला, 22,500 रुपए मिला। तो दोनों अमाउंट आप यहां पे लिखेंगे और टोटल कर लेंगे। तो 9,000 और 22,500, 31,500 रुपए आपको प्राप्त हुए। क्रेडिट में अमाउंट साइड में 31,500 रुपए हमने लिखा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, पैसा तो मिला। अब ये पैसा जो मिला है इसी पैसे से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट किसका होगा, सबसे पहले पेमेंट होगा लेनदारों का, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, आपको वो पैसे उनको देने हैं। पैसे देंगे, जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से। तो वसूली खाता डेबिट हुआ तो वसूली खाते के डेबिट साइड में, वसूली खाते के डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता से 16,000 रुपए पूरा, क्योंकि कोई सूचना नहीं है, मतलब इनको पूरा पैसा दे दिए, पूरा पैसा इनका पेमेंट हो गया। अब क्वेश्चन में और लिखा है कि समापन का जो व्यय है, वसूली व्यय, वो 250 रुपए हुआ, वो भी पेमेंट कर देते हैं। जनरल एंट्री सेम होती है, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाता से, मतलब वसूली खाते के डेबिट में फिर से हम लिखेंगे रोकड़ खाता से। ब्रैकेट बना के आप लिख लीजिएगा कि कौन सा पैसा किसके लिए हम दे रहे हैं, क्योंकि कैश अकाउंट ही आ रहा है। तो पहला वाला क्रेडिटर्स का था, दूसरा वाला एक्सपेंसेस का है ना। तो वो 250 रुपए हो गया। और क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि संदिग्ध दायित्व 150 रुपए का पेमेंट किया गया है ना। ऐसा दायित्व जो वास्तव में हमारा दायित्व नहीं था, लेकिन कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण अब वो हमारा लायबिलिटीज बन जाता है, दायित्व हो जाता है, तो उसके 150 रुपए भी हमने पेमेंट किए। सेम लिखना है आपको रोकड़ खाता से, ठीक है, और दायित्व का है 150 रुपए, वो पेमेंट कर दिए।
अब इस तरह से देखिए, आपकी जितनी सूचनाएं क्वेश्चन में दी हुई थी वो सारा आपने वसूली खाते में लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है कि इस पूरे वसूली के काम से लाभ हुआ या हानि हुई। तो एक नजर से भी देखने में आपको समझ में आ रहा है कि हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ, क्योंकि तो वसूली जो हुई संपत्तियों से उसमें कमी आ गई है, 10% कम पे पैसे मिले हैं और पेमेंट हमको ज्यादा करना पड़ रहा है। सीधी सी बात है कि यहां पर क्या हुआ, लॉस हुआ। तो देखिए डेबिट साइड का टोटल करके देख लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल करिए और उसी टोटल को क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस कर दीजिए। तो जो अंतर है 3,900 रुपए का, वो अंतर आपका क्या है, लॉस है, हानि है। हानि होती है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। कैसे पता चलता है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस होगा, क्रेडिट साइड अधिक होने पे प्रॉफिट होता है। डेबिट साइड ज्यादा है, लॉस होगा, क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी खाता को, और जितने साझेदार हैं आदित्य, अंकिता और उषा, तीनों में ये अमाउंट 3-2-1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। हमने तीनों में देखे कैसे डिवाइड किए, तो 3,900 को 6 से भाग दे दिए, है ना, तो 650 रुपए आया। 650 का 3 से गुणा किए तो 1950 आया, 2 से गुणा किए तो 1300 आया, और 1 से गुणा किए तो 650 आया। टोटल कर दिए 3,900 रुपए लॉस है। और इस तरह से डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल आपका सेम आ गया, बराबर आ गया। मतलब ये आपका वसूली खाता कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न में तो लिखा है कि आपको सीधे क्या बनाना है, बैंक खाता या रोकड़ खाता बनाना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में लिखा है वहां तक पहुंचने से पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, इन साझेदारों के कैपिटल अकाउंट आपको तैयार करने पड़ेंगे, पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। पूंजी खाता बनाते हैं, चलिए देखते हैं पूंजी खाता कैसे बनेगा। जब पूंजी खाता हम बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, तीनों साझेदारों की पूंजी जो आपको बैलेंस शीट में दी हुई है, क्योंकि उसको हमने वसूली खाते में ट्रांसफर नहीं किया है तो वो बैलेंस शीट में है, तो बैलेंस शीट से हम उसको कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी डॉट फॉरवर्ड, है ना। शेष लाया गया, शेष कितना लाया गया, 8,000 आदित्य का, 8,000 अंकिता का और 8,000 उषा का, तीनों के 8,000 है, तो 8,000 रुपए तीनों के में लिखे। और कोई सूचना प्रश्न में है नहीं, तो क्या करेंगे, जो लॉस हुआ है, हानि, वो डेबिट साइड में आएगा। लॉस को डेबिट में लिखते हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखते हैं, याद रखिएगा। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे बाई टू रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता से क्या क्या अमाउंट आएगा। तो देखिए कितने का लॉस हुआ, 1950 रुपए का लॉस हुआ, किसका, आदित्य का। 1,300 रुपए का लॉस हुआ है अंकिता का, और 650 रुपए का लॉस हुआ है उषा का। अब क्या करना है, तो 8,000 रुपए क्रेडिट में है और डेबिट में ये अमाउंट आ गया, तो आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो बचेगा वो पहले क्या करते थे, हम बैलेंस लिखते थे। अब यहां बैलेंस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसको टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाता से पेमेंट करना है। पेमेंट करेंगे तो देखिए कितना कितना आएगा, 8,000 रुपए में 1950 घटा दिए तो 6,050 रुपए आया, वो पैसा दे देंगे आदित्य को। 8,000 में 1,300 रुपए माइनस कर दिए, 6,700 रुपए आया, वो मिलेगा अंकिता को। और 8,000 में 650 रुपए माइनस कर दिए तो 7,350 रुपए आया, ये पैसा किसे मिलेगा, उषा को। तो तीनों को पेमेंट कर दिए। तो अब चलिए, अब हम क्या बनाते हैं, अब हम बनाते हैं कैश अकाउंट, रोकड़ खाता। रोकड़ खाता बनाएंगे, रोकड़ खाता जब बनेगा तो उसके डेबिट साइड में, है ना, रोकड़ खाते के डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है, शेष लाया गया। कितना अमाउंट लिखेंगे शेष के रूप में, जो आपके क्वेश्चन में कैश में अमाउंट दिया हुआ, 5,000 रुपए का बैलेंस है कैश का, तो 5,000 रुपए डेबिट साइड में हम लिखेंगे बैलेंस, ठीक है। अब इसके बाद पैसे कहां से मिले थे, पैसे मिले थे संपत्तियों की वसूली से। डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता से कितना पैसा मिला था, तो टोटल मिला था 31,500 रुपए, 9,000 करंट एसेट से और 22,500 फिक्स्ड एसेट से, दोनों अमाउंट जोड़ के 31,500 रुपए हो गया टोटल, है ना, डेबिट का टोटल कर दिए। अब क्रेडिट में देखते हैं। क्रेडिट में देखिए क्या क्या हुआ था, हमने पेमेंट किया था, किसको पेमेंट किए थे, वसूली खाते को, किस लिए, लेनदार के लिए, कितना, 16,000 रुपए, वो लिख दिए। फिर हमने पेमेंट किया था क्या के लिए, समापन व्यय के लिए, कितना, 250 रुपए, वो लिख दिए। और एक संदिग्ध दायित्व था जिसके लिए 150 रुपए का पेमेंट हुआ, वो भी क्रेडिट में लिख दिया गया, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब इसके बाद जो कैपिटल अकाउंट बना था उसमें जो बैलेंस निकला वो भी पैसा हम पेमेंट कर दिए। बैलेंस तो दिखाना नहीं है क्योंकि अब ये लोग दुकानदारी अपना बंद कर रहे हैं, अपना शटर गिराकर, ताला मारकर सब अलग अलग हो रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, सारा सब चीज बिक गया है, अब कुछ नहीं बचा, तो जो भी है ये अपना अपना पैसा उठाएंगे और घर चले जाएंगे, ठीक। तो सबको पैसा दे देते हैं, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई आदित्य कैपिटल अकाउंट, बाई अंकितास कैपिटल अकाउंट और बाई उषास कैपिटल अकाउंट। आदित्य के पूंजी खाता को, उषा के पूंजी खाता को और अंकिता के पूंजी खाता को, तीनों को दे दिए। कितना पैसा, जो बैलेंस निकला है कैपिटल अकाउंट में, है ना, वही पैसा इनको दिया जाएगा, 6,050, 6,700, 7,350 रुपए। अब ये दोनों साइड का आप टोटल करके देखिए, आपका टोटल क्या आएगा, बराबर आएगा। जब हम
वसूली खाता बनाते हैं और कैश अकाउंट बनाते हैं, रोकड़ खाता बनाते हैं, तो उसमें रोकड़ खाते का शेष क्या होता है? जीरो होता है, कोई शेष नहीं आता, पूरा पैसा बांट दिया जाता है। पैसा बचेगा किसके लिए? सब तो अलग हो गए, तो 1 रुपया भी वहां पर अंतर नहीं आएगा, दोनों तरफ के अमाउंट सेम आएगा। आप टोटल करके देख लीजिएगा, सेम होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 16 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। लकेश लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए है, जो 20 रुपए वाले 2,500 अंशों में विभक्त है। कंपनी ने 20,000 अंशों की जनता में 20,000 अंशों को जनता में निर्गमित किए। राशि निम्नानुसार मांगी गई। आवेदन पर 3 रुपए प्रति अंश, आवंटन पर 7 रुपए प्रति अंश, प्रथम याचना पर 5 रुपए प्रति अंश, अंतिम याचना पर 5 रुपए भी है, और जनता से 18,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। कम के लिए आए हैं। अंश निर्गमित किए थे 20,000 अंश, 20,000 अंश निर्गमित किए थे, लेकिन आवेदन आया केवल 18,000 अंशों के लिए। ठीक है, सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। जनरल एंट्री करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है? जब ज्यादा के लिए आ जाता है ना। हमने 4 लोगों को बुलाया था, 4 लोग ही आए तो कोई बात नहीं। 4 को बुलाया था, 3 लोग आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 4 को बुलाए थे और 6 आ गए, तब दिक्कत होती है कि किसको नाश्ता कम दे, किसको नाश्ता ज्यादा दे, किसको चेयर में बैठाएं, किसको जमीन में बैठाएं। कम लोग आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक आदमी एक कुर्सी के ऊपर पैर रख के भी बैठे तो भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। जनरल एंट्री क्या होगी? पहली जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट होता है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, क्या हो गया? 18,000 अंश थे और 3 रुपए की दर से 54,000 रुपए प्राप्त हुए एप्लीकेशन के रूप में। फिर ये जो एप्लीकेशन मनी मिली है, इस मनी को हम क्या करते हैं? इस मनी को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या होगी? तीसरी एंट्री, अब क्या हुआ? पैसा तो आवेदन का मिला, 18,000 अंशों के लिए पैसे मिले, 54,000 हमने उसको पूंजी खाते में भी ट्रांसफर कर दिए। अब जिनको अलॉट हुए हैं अंश, उनसे और अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो जनरल एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 18,000 अंशों पर 7 रुपए की दर से 1,26,000 रुपए मांगा जाएगा। ठीक है, 1,26,000 रुपए हमने मांगा और वो पैसा मिल भी गया। मिलेगा तो क्या जनरल एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जनरल एंट्री होगी। 1,26,000 आपको मिल गए। अब 1,26,000 मिल गया, अब हम अगला एंट्री क्या करेंगे? अगली एंट्री होगी फर्स्ट कॉल्स मांगने की। प्रथम याचना जब मांगी जाएगी तब पहली जनरल एंट्री फिर से हम करेंगे। क्या हो जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? 18,000 अंश है और रेट क्या है? 5 रुपीज, 5 रुपए की दर से 90,000 रुपए मांगा गया। ठीक है, नरेशन हम लिख देंगे, वही लिखना है आपको। 18,000 अंशों पर 5 रुपए की दर से याचना राशि मांगने पर या प्राप्त होने पर वो पैसा मिल गया। पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल्स अकाउंट, है ना। वो पैसा आपको मिल गया, आपने उसे रख लिया, जमा हो गया। अब दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल के लिए क्या जनरल एंट्री होगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट। ठीक, अमाउंट सेम रहेगा, 5 रुपए है तो 90,000 रुपए मांगा जा रहा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपए। 18,000 अंशों पर 5 रुपए की दर से द्वितीय याचना राशि प्राप्य होने पर, प्राप्य मतलब मांगने पर। अब ये पैसा भी मिल गया, ये पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड कॉल्स अकाउंट। ठीक है, 90,000 रुपए मांगे थे, 90,000 रुपए पूरे मिल गए और ये हमारा पूरा चारों इंस्टॉलमेंट का पैसा हमको मिल गया। चारों इंस्टॉलमेंट कौन? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, चारों का पैसा मिल गया। टोटल करके देखिए 7,20,000 रुपए होगा। वो दोनों तरफ आप डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं रहती है जनरल एंट्री करने में। कभी भी क्वेश्चन आए अगर कंपनी अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री करने के लिए, वहीं कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके करिए। फर्स्ट में क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, और बाद में शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं पहली बार में। लेकिन बाद के जितने अकाउंट हैं वो सेम, बाद के जितने इंस्टॉलमेंट हैं उनके लिए सेम एंट्री होती है। सेम एंट्री क्या होगी? तो पहले मांगेंगे फिर मिलेगा, फिर मांगेंगे फिर मिलेगा, फिर मांगेंगे फिर मिलेगा, बिना मांगे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये डिबेंचर से रिलेटेड है, ऋण पत्र से रिलेटेड है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ऋण पत्र पैसे के लिए निर्गमित नहीं कर रहे हैं। ऋण पत्र क्यों इशू कर रहे हैं? हमने कोई संपत्ति खरीदी, ठीक है, एसेट खरीदा, और उस एसेट का पैसा चुकाने के लिए आप पैसा ना देकर उसके बदले में उनको ऋण पत्र दे रहे हैं। और वहां भी 3 प्रकार के कंडीशन है। कौन कौन से कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि सम मूल्य पर है, दूसरा कंडीशन है
डिस्काउंट पर है, और तीसरा कंडीशन है अगर प्रीमियम पर है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप जनरल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले उससे आपको एक काम और करना है। क्या काम करना है, तो तीनों का आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तीनों के लिए आप 3 कंडीशन दिए हैं, तीनों के लिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितने ऋण पत्र किस कंडीशन में इशू होंगे। जैसे पहला कंडीशन है कि सम मूल्य पर है, 99,000 रुपए की संपत्ति खरीदे हैं और उसके लिए कितने के 100 रुपए वाले ऋण पत्र हम दे रहे हैं। तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, क्रय प्रतिफल की राशि, मतलब जितने का हमने खरीदा क्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्या, जो ऋण पत्र का वैल्यू है, उसकी जो कीमत है 100 रुपए है तो 100, तो 99,000 में 100 का भाग दिए, 990 ऋण पत्र आए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब डिस्काउंट पर हो, 10% डिस्काउंट। कहने का मतलब है कि 100 रुपए के ऋण पत्र को हम 90 रुपए पे निर्गमित करेंगे, तो कितने ऋण पत्र हमें देने पड़ेंगे। तो देखिए यहां पर 99,000 रुपए ऋण पत्र संपत्ति की कीमत है, और ऋण पत्र जो हम निर्गमित करेंगे वो कितने का है, 90 रुपए का है। तो 110 ऋण पत्र आप कैलकुलेट करिए, 110 ऋण पत्र आपको इशू करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट पर है तो ज्यादा हमको नुकसान होगा। 99,000 रुपए के लिए हमको 1,10,000 रुपए के ऋण पत्र उनको देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या करता है, तीसरा कंडीशन कहता है एट प्रीमियम, 10% प्रीमियम पर जब निर्गमित होगा। मतलब 100 रुपए के ऋण पत्रों को अगर हम 110 रुपए पे निर्गमित करें तो उस केस में कितने हमको ऋण पत्र देने पड़ेंगे। तो निकाल लीजिए, 99,000 के ऋण संपत्ति हमने खरीदा और उसके लिए हम 110 रुपए के ऋण पत्र दे रहे हैं, तो कितने ऋण पत्र देने पड़ेंगे, 900 ऋण पत्र। मतलब 90,000 के ऋण पत्र हमें देने पड़ेंगे और 9,000 रुपए का हमको उसको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री होगी पहले कंडीशन में पहली जनरल एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, संपत्ति खाता डेबिट विक्रेता से 99,000 रुपए, है ना, संपत्ति का उधार क्रय, ये हो गया सेकंड एंट्री हो गया। अब उसको पैसा देना है, पैसा तो दे नहीं रहे हम, क्या कर रहे हैं, ऋण पत्र दे रहे हैं, तो विक्रेता डेबिट, ठीक है, 11% ऋण पत्र खाता से, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट, 99,000 रुपए, संपत्ति क्रय के प्रतिफल स्वरूप ऋण पत्रों का निर्गमन, ये इसका नरेशन हो गया। अब ये 2 एंट्री करके हमने पहला कंडीशन कंप्लीट कर लिया। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन एट 10% डिस्काउंट, 10% बट्टे पर मतलब जो 100 रुपए का ऋण पत्र है उसको हमको 90 रुपए पे देना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है हमको। तो क्या हुआ, पहली एंट्री तो सेम होगी जो पहली बार हुई थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, यहां कोई चेंज नहीं। चेंज आएगा सेकंड एंट्री में। कैसे चेंज आएगा, जो ऋण पत्र हमारे लिए 100 रुपए का था उसके बदले में हमको 90 रुपए मिले, तो 10 रुपए का नुकसान हुआ। मतलब हमको कितने ऋण पत्र देने पड़े, हमको ऋण पत्र देने पड़े 110 ऋण पत्र। तो 110 ऋण पत्रों की कीमत कितनी हो गई, 100 रुपए एक ऋण पत्र का, तो 110 ऋण पत्रों की कीमत हो गई 1,10,000 रुपए। 99,000 रुपए का हमने संपत्ति खरीदा और 1,10,000 रुपए के ऋण पत्र हमें देने पड़ रहे हैं। जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होगी वेंडर्स डेबिट होगा। अब जितने से क्रेडिट किए थे विक्रेता को उतने से ही डेबिट करेंगे, 99,000 रुपए, 99,000 लिखा हमने। फिर जो डिस्काउंट है वो भी डेबिट होगा, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट होगा, कितने से, 11,000 रुपए से, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा 11% डिवेंचर्स अकाउंट, 11% ऋण पत्र खाता से 1,10,000, क्योंकि 110 ऋण पत्र दे रहे हैं, प्रत्येक की कीमत 100 रुपए है, तो वो हो गया 1,10,000 रुपए। तो ये 2 जनरल एंट्री आपको सेकंड कंडीशन में करनी है। अब आगे देखते हैं थर्ड कंडीशन, प्रीमियम पर क्या जनरल एंट्री होगी। प्रीमियम के केस में भी फर्स्ट एंट्री सेम होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री होगी वेंडर्स फिर से डेबिट करेंगे, है ना, वेंडर्स को आपको डेबिट ही करना है तीनों कंडीशन में, चाहे सम मूल्य पे हो, बट्टे पे हो या प्रीमियम पे हो, वेंडर्स डेबिट होगा, वेंडर्स को डेबिट कर दीजिए 99,000 रुपए से, पैसा भी नहीं चेंज होगा उसका, सेम अमाउंट। फिर अब यहाँ पे देखिए आपको कितने ऋण पत्र देने पड़ रहे हैं, मतलब 99,000 की हमने संपत्ति खरीदी और जो ऋण पत्र हम दे रहे हैं उसकी कीमत है 90,000, फायदा है हमको, लाभ हुआ, है ना। 9,000 रुपए प्रीमियम है, 9,000 रुपए जो कम देने पड़ रहे हैं वो प्रीमियम के कारण है। तो वेंडर्स डेबिट होगा 99,000 रुपए टू 11% ऋण पत्र अकाउंट, है ना, और टू ऋण पत्र प्रीमियम, डिबेंचर्स प्रीमियम, ठीक। ऋण पत्र में 90,000 और प्रीमियम में 9,000 रुपए। तो इस तरह से आपके तीनों कंडीशन की जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इससे रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हमने इसका जो 3 पार्ट होता है, 3 सेक्शन होते हैं, उसमें से ए सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बी सेक्शन सॉल्व कराएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पहली बार वीडियो में आए हैं तो जाने से पहले घंटी का बटन दबा कर जाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।